हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदाली एकेडमी। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और फैसिनेटिंग टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं जो इंटरनेशनल रिलेशंस और लॉ दोनों से ही कनेक्टेड है। इसका नाम है एक्स्ट्राडिशन एंड असाइलम। एक एग्जांपल लेते हैं कि सोचो अगर कोई भी एक पर्सन जो है वो अपनी कंट्री में क्राइम करता है और दूसरी कंट्री में भाग जाता है, तो क्या उसे वापस लाया जाएगा? या फिर कोई एक ऐसा पर्सन है जिसने अपनी कंट्री में क्राइम किया है या प्रोसिक्यूशन का शिकार होकर वो किसी और कंट्री में छुप जाता है, तो क्या उसे वापस भेजा जाएगा? ये दोनों ही कॉन्सेप्ट जो है वो, जैसे कि एक्स्ट्राडिशन जिसमें हम क्रिमिनल को वापस से भेजते हैं जिससे कि उसे पनिशमेंट मिले, और असाइलम जब हम किसी को पनाह देते हैं या फिर किसी को प्रोटेक्शन देते हैं, दोनों एक दूसरे से टोटली अपोजिट है। इस वीडियो में हम कंप्लीटली अंडरस्टैंड करेंगे कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, उनके रिलेटेड क्या रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, क्या ट्रीटीज हैं, कन्वेंशंस हैं और सारी चीजें जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। बिफोर स्टार्टिंग, डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल एंड डिस्कॉर्ड सर्वर टू गेट ऑल द स्टडी मटेरियल इन डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस। यू कैन ऑल्सो व्हाट्सएप अस फॉर अदर इंक्वायरीज। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक के साथ। सबसे पहले डिस्कशन स्टार्ट करेंगे एक्स्ट्राडिशन से। अब एक्स्ट्राडिशन का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्राडिशन मतलब किसी भी पर्सन को सरेंडर करना, एक देश से उसे दूसरे देश को सौंपना। अब क्वेश्चन क्या आएगा, किसे सरेंडर करेंगे? ठीक है, सरेंडर उसे किया जाएगा जिस कंट्री में उस पर्सन ने क्राइम कमिट किया होगा। सपोज करो कोई भी एक पर्सन जो है वो यूके में क्राइम कमिट करता है और वो भाग के इंडिया आ जाता है, तो अब यूके क्या चाहेगा कि इंडिया उस पर्सन को वापस भेजे जिससे कि वो उसके ऊपर केस चलाकर उसे जो क्राइम उसने कमिट किया है उसके लिए पनिश कर सके। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को कहते हैं एक्स्ट्राडिशन। अब जो ये एक्स्ट्राडिशन का प्रोसेस है वो दो तरीके के लोगों पर अप्लाई होता है, एक अक्यूज्ड पर्सन और एक कन्विक्टेड पर्सन। अक्यूज्ड पर्सन वो होते हैं जिनके ऊपर ट्रायल अभी चलना बाकी है, वो सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर केस के आरोपी हैं। और कन्विक्टेड पर्सन में कोर्ट के थ्रू उन्हें ऑलरेडी कल्प्रिट डिक्लेयर कर दिया गया है लेकिन उनकी सजा बाकी है। अब जो ये टर्म है एक्स्ट्राडिशन, इसका लिटरल मीनिंग क्या है? ये डिराइव किया गया है लैटिन टर्म से। दो टर्म इसमें इन्वॉल्व हैं, एक है एक्स जिसका मतलब है आउट ऑफ, और दूसरा है टार्डिटम जिसका मतलब है टू डिलीवर और टू हैंड ओवर। तो इसका लिटरल मीनिंग क्या हुआ? टू डिलीवर आउट मतलब एक पर्सन को किसी कंट्री से निकाल कर उसको उसकी ओरिजिनल कंट्री, मतलब जहां पर उसने क्राइम कमिट किया है उस कंट्री में भेजना, जिससे कि वहां पर वो प्रोसेस हो सके और उससे उसकी क्राइम की सजा मिल सके, उसे कहते हैं एक्स्ट्राडिशन। अब कॉमनली इसे हैंड ओवर ऑफ फुगेटिव्स के नाम से भी जाना जाता है। ये जो टर्म फुगेटिव है इसका मतलब होता है जब कोई पर्सन अपनी कंट्री से या किसी भी कंट्री में क्राइम कर कर किसी दूसरी कंट्री में भाग जाता है, ठीक है, तो उसे कहते हैं फुगेटिव्स। अब वन बाय वन देखते हैं कि जो लीगल स्कॉलर्स हैं, लीगल एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने क्या डेफिनेशन दी है इस प्रोसेस की या एक्स्ट्राडिशन की। सबसे पहले है ओपनहाइम। ओपनहाइम इंटरनेशनल लॉ में एक बहुत ही जाने माने या फिर बहुत ही इम्पोर्टेंट लीगल स्कॉलर है। उन्होंने क्या डेफिनेशन दी? डिलीवरी ऑफ एन अक्यूज्ड कन्विक्टेड इंडिविजुअल टू द स्टेट ऑफ द क्राइम। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन है कि जिस भी पर्सन ने जहां क्राइम किया है उस स्टेट को उस पर्सन को सौंपना, मतलब उधर डिलीवरी देना या हैंड ओवर करना उसको, जो भी अक्यूज्ड है या कन्विक्टेड इंडिविजुअल है, उसे कहते हैं एक्स्ट्राडिशन। नेक्स्ट लीगल स्कॉलर है स्टार्क। उनके अकॉर्डिंग एक्स्ट्राडिशन क्या है? एक प्रोसेस है बाय ट्रीटी या रेसिप्रोसिटी टू सरेंडर अ पर्सन अक्यूज्ड या फिर कन्विक्टेड ऑफ अ क्राइम। जो इन्होंने डेफिनेशन में ये टर्म मेंशन किया है ट्रीटी या रेसिप्रोसिटी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर दो कंट्री के बीच में एक्स्ट्राडिशन तभी पॉसिबल होता है जब उन दोनों के बीच में कोई ट्रीटी या एग्रीमेंट होता है, और इन केस अगर ट्रीटी नहीं है
तो रेसिप्रोसिटी के बेसिस पे होगा, मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, या फिर आप हमें सपोर्ट करो हम आपको सपोर्ट करेंगे वाला कॉन्सेप्ट। मतलब आप हमारे क्रिमिनल्स वापस भेजो, हम आपके क्रिमिनल्स वापस भेजेंगे। इसलिए क्या होता है कि हर एक केस में एक्स्ट्राडिशन पॉसिबल नहीं हो पाता। नेक्स्ट लीगल स्कॉलर है लॉरेंस। लॉरेंस की जो डेफिनेशन थी वो थोड़ी जोग्राफिकल काइंड ऑफ थी, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग एक्स्ट्राडिशन क्या है, सरेंडर ऑफ एन इंडिविजुअल फाउंड विद इन वन स्टेट्स टेरिटरी टू अनदर। मतलब उनके हिसाब से एक्स्ट्राडिशन क्या है कि एक जो क्रिमिनल है वो किसी भी कंट्री में छुपा हो सकता है। अब वो जिस कंट्री में मिला है उस कंट्री को दूसरी कंट्री जिसमें उसने क्राइम कमिट किया है उसे सरेंडर कर देना है। इनकी डेफिनेशन जो है वो एक्स्ट्राडिशन के प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट को शो करती है कि कैसे एक क्रिमिनल जो है वो किसी भी कंट्री में छुपा हुआ हो सकता है। तो अभी तक जो भी हमने डेफिनेशंस रीड की और एक्स्ट्राडिशन का एक ओवरव्यू समझा, हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एक्स्ट्राडिशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू एक अक्यूज्ड को या फिर एक कन्विक्टेड पर्सन को उसकी क्राइम कंट्री तक वापस भेजा जाता है। ठीक है। और क्या है, ये जो प्रोसेस है वो किसके बीच में होता है, दो कंट्रीज के बीच में, थ्रू एग्रीमेंट और लॉ। ठीक है। फिर और क्या दिया हुआ है, इसका मेन आइडिया क्या है, एक्स्ट्रेडिशन का मेन पर्पस क्या है कि कोई भी क्रिमिनल बस इस वजह से जस्टिस से एस्केप ना कर जाए कि उसने जो है वो बॉर्डर्स को क्रॉस कर लिया है। अब हम बात करते हैं एक्स्ट्रेडिशन की कुछ की प्रिंसिपल्स या फिर उन प्रिंसिपल्स के ऊपर जिसके ऊपर एक्स्ट्रेडिशन बेस्ड करता है। सबसे पहला क्या है, इंटरनेशनल ट्रीटी और रेसिप्रोसिटी। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है क्योंकि जो एक्स्ट्रेडिशन का प्रोसेस है वो दो कंट्री के बीच में होता है और वो भी थ्रू ट्रीटी और रेसिप्रोसिटी। अब ट्रीटी मतलब क्या होता है, कोई भी ऑफिशियल एग्रीमेंट। जैसे कि इंडिया और यूएसए के बीच में एक्स्ट्रेडिशन की एक ट्रीटी है, मतलब अगर कोई भी क्रिमिनल इन दो कंट्री के बीच में भागता है तो उसे एक्स्ट्राडिक्ट किया जा सकता है। इन केस अगर ट्रीटी प्रेजेंट नहीं है तो रेसिप्रोसिटी के बेस पर भी एक्स्ट्राडिशन किया जा सकता है। रेसिप्रोसिटी मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों था, ये इसलिए इम्पोर्टेंट था कि सिर्फ इस वजह से कि ट्रीटी या एग्रीमेंट नहीं है, कोई भी कंट्री दूसरी कंट्री के सोवरेन राइट्स को या फिर सोवरेन अथॉरिटी को वायलेट ना करे। अब दूसरा प्रिंसिपल है इंश्योर जस्टिस इज सर्व्ड। एक्स्ट्राडिशन का एक सबसे इम्पॉर्टेंट एम ये भी है कि इंश्योर करना कि जस्टिस हुआ है। मतलब अगर कोई भी क्रिमिनल कोई क्राइम करके दूसरी कंट्री में भाग जाता है तो उसका एक्स्ट्राडिक्ट होना इसलिए भी जरूरी है जिससे कि उसे उस क्राइम कंट्री में जहां उसने क्राइम किया है उसे वहां भेजा जाए और उसे वहां पर ट्रायल किया जाए जिससे उसे उसकी गलती की सजा मिले और वो क्राइम से इसलिए ना बच सके कि जस्ट बिकॉज उसने उस कंट्री को छोड़ के किसी दूसरी कंट्री में चला गया है वो। अब जो नेक्स्ट और लास्ट प्रिंसिपल दिया हुआ है वो क्या है, प्रिवेंट करना क्रिमिनल्स को कि वो अपना सेफ हेवन ढूंढे। ये एक इम्पॉर्टेंट एम है एक्स्ट्राडिशन का कि वो प्रिवेंट करता है क्रिमिनल्स को कि वो अपना सेफ हेवन या फिर अपना जो एक सुरक्षित स्थान है वो ढूंढना बंद करे। क्योंकि अगर समझो एक्स्ट्राडिशन की ट्रीटीज नहीं होंगी तो हर कोई पर्सन जो है वो क्राइम करेगा और दूसरी कंट्री में भाग जाएगा। लेकिन एक्स्ट्राडिशन जो है वो ये मैसेज देता है क्रिमिनल्स को कि वो लोग वर्ल्ड की किसी भी कंट्री में चले जाएं, अगर उन्होंने कोई क्राइम किया है तो लॉ उन तक जरूर पहुंचेगा। अब हम एक्स्ट्राडिशन के की कैरेक्टरिस्टिक्स समझते हैं। सबसे पहला है लीगल बेसिस। अब एक्स्ट्राडिशन के लिए जो लीगल बेस है वो स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है और उसके दो सबसे कॉमन वे क्या है, सबसे पहला है बायलेटरल ट्रीटी, मतलब दो कंट्रीज के बीच में कोई एक स्पेसिफिक एग्रीमेंट होना। जैसे कि इंडिया यूएस की एक्स्ट्राडिक्शन ट्रीटी 1997, जिसमें क्या दिया हुआ रहता है कि क्या क्राइम्स को क्राइम माना जाएगा, किसमें एक्स्ट्राडिशन पॉसिबल है, क्या रूल्स रहेंगे, क्या प्रोसेस रहेंगे। ठीक है। फिर है मल्टीलेटरल ट्रीटी जिसमें मल्टीपल नेशंस जो होते हैं वो उस एग्रीमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है वो है डुअल क्रिमिनलिटी। डुअल क्रिमिनलिटी का क्या मतलब होता है, जो ऑफेंस है वो क्राइम होना चाहिए दोनों ही कंट्री में, जो कंट्री एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट कर रही है और दूसरी कंट्री जिससे वो एक्स्ट्राडिशन को रिक्वेस्ट कर रही है वो दोनों ही कंट्री में उसे क्राइम माना जाना चाहिए। इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज पर्सन ए है
जो अक्यूज्ड है या फिर कन्विक्टेड है, ठीक है। अब ये कंट्री है कंट्री ए, चलो कंट्री एक्स रखते हैं इसे, और एक ये कंट्री है कंट्री वाई। अब जो क्राइम कमिट हुआ है वो इस कंट्री में हुआ है, और क्राइम जो कमिट हुआ है वो है क्राइम एफ, ठीक है। अब जो ये पर्सन ए है वो भाग के कंट्री वाई में चला गया है। कंट्री एक्स में जो ये क्राइम एफ है वो क्या है, एक क्राइम है, और ये जो है वो रिक्वेस्ट करी है एक्स्ट्राडिशन कंट्री वाई से, ठीक है। अब अगर कंट्री एक्स ने रिक्वेस्ट की है तो ये कौन सी कंट्री हो जाएगी, रिक्वेस्टिंग, और कंट्री वाई से रिक्वेस्ट की है तो ये हो जाएगी रिक्वेस्टेड स्टेट। अब जो ये क्राइम एफ है वो कंट्री एक्स में तो क्राइम है, लेकिन वो कंट्री वाई में भी क्राइम होना चाहिए। अगर वो कंट्री वाई में क्राइम नहीं होता है तो एक्स्ट्राडिशन की जो रिक्वेस्ट है वो रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है एक्स्ट्राडिशन का। हर बार जरूरी नहीं है कि जो रिक्वेस्ट की जाती है एक्स्ट्राडिशन की वो एक्सेप्ट ही हो, कुछ ऐसे स्पेसिफिक ग्राउंड्स भी होते हैं जहां पर इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट किया जा सकता है। तो वो कौन से ग्राउंड्स हैं जिसमें रिफ्यूजल मिलता है, सबसे पहला है पॉलिटिकल ऑफेंसेस। अगर किसी भी इंडिविजुअल ने जो क्राइम किया है वो पॉलिटिकल मोटिव से किया है, मतलब जैसे अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई भी प्रोटेस्ट करना, ऐसा कुछ भी किया है, तो हो सकता है आपका जो भी एक्स्ट्राडिशन का रिक्वेस्ट है वो रिफ्यूज हो जाए। नेक्स्ट है ह्यूमन राइट कंसर्न्स। अगर जो रिक्वेस्टेड कंट्री है उसे ये लगता है कि एक्स्ट्राडिशन करने से जो पर्सन है, मतलब कन्विक्टेड और या फिर इंडिविजुअल जो कि अक्यूज्ड है किसी क्राइम के लिए, उसके ह्यूमन राइट्स वायलेट होंगे और उसे उस कंट्री में फेयर ट्रायल नहीं मिलेगा, तो वो इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देगा। नेक्स्ट है नेशनैलिटी ऑफ द अक्यूज्ड। यूजली क्या होता है कि जो कंट्री होती है वो अपने सिटीजन को या अपने जो भी नेशनल्स हैं उन्हें एक्स्ट्राडिक्ट करने से मना कर देते हैं। एक्स्ट्राडिशन को गवर्न करने के लिए क्या लॉज हैं, सबसे पहले डोमेस्टिक लॉज। डोमेस्टिक लॉ मतलब हर कंट्री का अपना अपना एक्स्ट्राडिशन रिलेटेड लॉज होता है। जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया का है इंडियाज एक्स्ट्राडिशन एक्ट 1962, जिसमें एक्स्ट्राडिशन रिलेटेड रूल्स प्रोसीजर्स जो है वो लिखे हुए हैं, ठीक है। फिर है ट्रीटी प्रोविजंस। अब अगर दो कंट्रीज के बीच में कोई भी ट्रीटी साइन है एक्स्ट्राडिशन रिलेटेड, तो जो भी रूल्स प्रोसीजर होगा वो उसके अकॉर्डिंग होगा। अगर हम एक्स्ट्राडिशन के कुछ और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे पहले आता है क्राइम सप्रेशन। जो एक्स्ट्राडिशन है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो क्राइम को सप्रेस या फिर डिटर करने के काम आता है। मतलब कि अगर एक क्रिमिनल को पता है कि वो क्राइम करने के बाद भागकर कहीं नहीं जा सकता, तो वो क्राइम करने से पहले दो बार सोचेगा। मतलब एक्स्ट्राडिशन एक ऐसा प्रोसेस है जो इंटरनेशनल लेवल पर क्राइम को कम करने के लिए या फिर क्रिमिनल्स के अंदर एक डिटरेंस इफेक्ट लाने के लिए यूजफुल है। अब जो डिटरेंट इफेक्ट है उसका क्या मतलब होगा, डिस्करेज करना इंडिविजुअल्स को कि वो क्राइम कमिट ना करें, क्योंकि एक कहीं ना कहीं मैसेज जाता है एक्स्ट्राडिशन से कि कोई भी पर्सन क्राइम कमिट करके सिर्फ बॉर्डर क्रॉस करके उसकी सजा से बच नहीं सकता, ठीक है। फिर है रेसिप्रोसिटी, जिसमें हमने देखा कि ये बेस्ड होता है म्यूचुअल एक्सचेंज के ऊपर, कि इन केस अगर कोई ट्रीटी नहीं है तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या म्यूचुअल कॉर्पोरेशन से दो कंट्रीज के बीच में एक्स्ट्राडिशन पॉसिबल है। फिर है इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ये फुलफिल करता है यूएन के गोल फॉर पीस एंड सिक्योरिटी को। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या दिया हुआ है, नो लीगल ड्यूटी विदाउट ट्रीटी। मतलब एक स्टेट जो है वो लीगली ऑब्लिगेटेड नहीं है एक्स्ट्राडिएट करने के लिए किसी भी ट्रीटी के बिना। अगर दो कंट्री के बीच में ट्रीटी मौजूद नहीं है तो वो एक्स्ट्राडिशन की जो रिक्वेस्ट है उसे रिजेक्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है वो क्या है, प्रोसिक्यूट और एक्स्ट्राडिएट। इसका क्या मतलब है, इसमें एक प्रिंसिपल भी है जिसका नाम है अत देदरे अत जुडिकेर। मतलब या तो आप उसे एक्स्ट्राडिएट कर दो या फिर आप उसे खुद प्रोसिक्यूट करो। मतलब अगर दो कंट्री के बीच में
एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है, तो जो कंट्री जहां पर वो क्रिमिनल प्रेजेंट है उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उस क्रिमिनल को जो कंट्री में क्राइम हुआ है उसे सौंप दे। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी ही कंट्री में उस पे प्रोसिक्यूशन को चलाए या जो भी कानूनी कार्रवाई है वो उस क्रिमिनल के ऊपर चलाए। नेक्स्ट है एक्स्ट्राडिशन वर्सेस डिपोटेशन। अब बहुत बार क्या होता है कि ये दोनों ही टर्म में इतना कंफ्यूजन होता है कि लोग इसे जनरली एक ही समझ लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं जो अभी अपन डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं एक्स्ट्राडिशन। अब एक्स्ट्राडिशन का क्या पर्पस होता है? प्राइमरली ज्यादातर जो इंटरेस्ट होता है उसमें किसका होता है? रिक्वेस्टिंग स्टेट का। मतलब सपोज इंडिया ने रिक्वेस्ट किया है एक्स्ट्राडिशन एक क्रिमिनल का यूएस से, तो इंडिया के इंटरेस्ट में ये होगा क्योंकि इंडिया यहाँ पर क्या है? रिक्वेस्टिंग स्टेट है जो रिक्वेस्ट कर रही होती है। ठीक है, और वो कैसे इंटरेस्ट में होगा कि जो क्रिमिनल जिसने क्राइम किया है इंडिया में वो उसे वापस मिलेगा और इंडिया उस पर केस चला सकेगी। ठीक है, और ये एक फॉर्मल लीगल प्रोसेस होता है और कुछ स्पेसिफिक क्राइम्स के लिए ही एक्स्ट्राडिशन होता है। नेक्स्ट टर्म है डिपोटेशन। डिपोटेशन किसके फेवर में होता है? एक्सपेलिंग स्टेट के। मतलब जो किसी को अपनी कंट्री में से निकाल रहा है उसके इंटरेस्ट में होता है डिपोटेशन। अगर सपोज करो कोई भी फॉरेन नेशनल है, वो किसी कंट्री में इलीगली रह रहा है या फिर उनके इमिग्रेशन लॉज को तोड़ रहा है, तो जब कंट्री जो है वो उसे निकाल देती है तो उसे कहते हैं डिपोटेशन। ठीक है, इसका क्रिमिनल जस्टिस से कोई लेना देना नहीं है। फाइन। एक्शन क्या है? ये एक यूनिलेटरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है जो रिमूव करता है इंडिविजुअल को फ्रॉम द कंट्री। आई होप अब आपको भी एक्स्ट्राडिशन और जो डिपोटेशन है उन दोनों का डिफरेंस अब क्लियर हो गया हो। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम एक्स्ट्राडिशन के कुछ लॉज समझते हैं। सबसे पहले डुअल नेचर, मतलब ये डुअल नेचर का प्रोसेस है। इसमें कौन इन्वॉल्व होगा? डोमेस्टिक भी और इंटरनेशनल भी। डोमेस्टिक कैसे कि जो एक्स्ट्राडिशन है वो डिटरमाइन किया जाता है बाय द इंटरनेशनल कोर्ट और गवर्न किया जाता है बाय द इंटरनल लॉज। अगर हम इंटरनल लॉज की बात करें तो क्या है? इंडियन एक्स्ट्राडिशन एक्ट 1962 से गवर्न किया जाता है ये। और जब भी कोई रिक्वेस्ट आती है एक्स्ट्राडिशन की तो उसे डिटरमाइन कौन करता है? नेशनल कोर्ट डिटरमाइन करती है और उनके जजमेंट के हिसाब से ही जो है वो रिक्वेस्ट जो है रिफ्यूज या फिर एक्सेप्ट की जाती है। अब ये डोमेस्टिक लॉज के साथ साथ इंटरनेशनल कोऑपरेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। मतलब कि अगर कोई कंट्री दूसरी कंट्री से रिक्वेस्ट कर रही है एक्स्ट्राडिशन के लिए, तो वो कंट्री अगर एक्स्ट्राडिएट करती है नहीं करती है वो उस कंट्री पर डिपेंड करता है। और यहाँ पर दो जो सोवरेन स्टेट हैं वो इन्वॉल्व होंगे। अगर हम इंडिया का लीगल फ्रेमवर्क समझे एक्स्ट्राडिशन के लिए तो प्राइमरी एक्ट क्या है? एक्स्ट्राडिएशन एक्ट 1962। अब इस एक्ट में क्या क्या दिया हुआ है? रूल्स, प्रोसीजर, फिर कंडीशंस। ठीक है, और दूसरा एक्ट कौन सा है? एक्सट्राडिशन अमेंडमेंट एक्ट 1993, जो किसके लिए आया था? मॉडर्न रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि जो एक्स्ट्राडिशन है वो एक लीगल डिप्लोमेटिक प्रोसेस है। ये कोई ऑटोमेटिक एक्ट नहीं है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपने रिक्वेस्ट भेजी और जो क्रिमिनल था वो आपके पास आ जाएगा। नहीं, इसमें बहुत चीजें इंक्लूड होंगी जैसे कि कोर्ट का डिसीजन, सारे लीगल प्रोसेसेस, और साथ ही साथ दो कंट्री के बीच का एक डिप्लोमेटिक रिलेशन। ठीक है, ये सारी ही चीजें जो है वो इम्पोर्टेंट होती हैं एक्स्ट्राडिशन में। अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में एक डॉक्टराइन रीड किया था जिसका नाम था डबल क्रिमिनलिटी। हमने इसका मतलब अच्छे से समझा कि जो क्राइम जिसके लिए उस इंडिविजुअल को जो कि अक्यूज या कन्विक्टेड है उसे ट्रायल या फिर
कन्विक्टेड मानना है वो क्राइम जो है दोनों ही कंट्री, रिक्वेस्टिंग और रिक्वेस्टेड, दोनों कंट्री में क्राइम होना चाहिए। ठीक है, अब इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि इसका पर्पस क्या है। ये प्रिवेंट करता है कि जो इंडिविजुअल जिस कंट्री में मिला है वो ऐसे किसी क्राइम के लिए प्रोसिक्यूट ना हो जाए जो क्राइम था ही नहीं उस कंट्री में जिस कंट्री में वो मिला। ठीक है, ये प्रिवेंट करता है इंडिविजुअल को फ्रॉम बीइंग प्रोसिक्यूटेड फॉर एन एक्ट दैट इज लीगल इन द कंट्री वेयर दे आर फाउंड। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है इस डॉक्ट्राइन की, कि जो एक्स्ट्राडिशन है वो रिजेक्ट हो जाएगा, रिफ्यूज हो जाएगा इफ अगर जो एक्ट था वो उस कंट्री में, जिस कंट्री में वो क्रिमिनल मिला है उस कंट्री में लीगल एक्ट है या फिर इलीगल कंसिडर नहीं किया जाता, क्राइम कंसिडर नहीं किया जाता, तो भले ही फिर दो कंट्री के बीच में ट्रीटी भी क्यों ना हो। सपोज करो जो कंट्री ए है और जो कंट्री बी है, अब कंट्री ए जो है वो रिक्वेस्टिंग कंट्री है और कंट्री बी जो है वो रिक्वेस्टेड है। ठीक है, अगर दोनों ही कंट्री में वो क्राइम है कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स्ट्राडिएट हो जाएगा। अगर ए में क्राइम है बी में क्राइम नहीं है तो वो बी जो कंट्री है वो एक्स्ट्राडिशन के लिए मना कर सकती है, भले ही इन दोनों के बीच में ऑलरेडी ट्रीटी साइन हो एक्स्ट्राडिशन की तो भी। ठीक है, कुछ एक्सेप्शन है इस डॉक्ट्राइन के। क्या एक्सेप्शन है? पहला कि कुछ मल्टीलेटरल कन्वेंशंस जो होते हैं वो इस डॉक्ट्राइन को वेव ऑफ कर देते हैं कुछ सीरियस क्राइम्स में, जैसे कि टेररिज्म या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हमें कंडक्ट को देखना है, नाम को नहीं। मतलब क्राइम का नाम इंपॉर्टेंस नहीं रखता, जो कंडक्ट है वो सेम होना चाहिए। सपोज ए कंट्री में एम्बेल्समेंट नाम है और बी कंट्री में उस क्राइम का नाम फ्रॉड है, तो भी एक्स्ट्राडिएट हो सकता है। जरूरी नहीं है कि क्राइम का नाम सेम हो, कंडक्ट जो है वो क्रिमिनल नेचर का दोनों ही कंट्रीज में सेम होना चाहिए। अब हम एक्स्ट्राडिशन के कुछ स्पेशल केसेस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है डेथ पेनल्टी। अब डेथ पेनल्टी को डिटेल में समझते हैं। सपोज ए ने जो क्राइम कमिट किया है, ठीक है, वो किस में किया है? कंट्री एक्स में। अब अगर यहां पर कंट्री एक्स है और यहां है कंट्री वाई, ए जो है वो अभी प्रेजेंट कहाँ है? कंट्री वाई में। फाइन, क्राइम जो कमिट हुआ था वो इधर कमिट हुआ है। यहां पर जो क्राइम कमिटेड है उसकी पनिशमेंट जो है वो डेथ पेनल्टी है। ठीक है, लेकिन कंट्री वाई में सेम क्राइम की पनिशमेंट डेथ पेनल्टी नहीं है। तो ऐसे केसेस में क्या होगा? अगर कंट्री एक्स रिक्वेस्ट करती है एक्स्ट्राडिशन की तो ये रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर जो रिक्वेस्टिंग स्टेट है उसमें किसी क्राइम की पनिशमेंट डेथ पेनल्टी है लेकिन रिक्वेस्टेड स्टेट में डेथ पेनल्टी नहीं है, तो रिक्वेस्टेड स्टेट जो है वो एक्स्ट्राडिएट करने से मना कर सकता है। ये जो प्रॉब्लम है, अब उसका सल्यूशन क्या होगा? तो सल्यूशन है इसका अश्योरेंस। अश्योरेंस का क्या मतलब हुआ? अगर कंट्री एक्स जो कि क्या है? रिक्वेस्टिंग स्टेट है, वो ये अश्योरेंस दे कंट्री वाई मतलब रिक्वेस्टेड स्टेट को कि वो जो इंडिविजुअल ए जो कंट्री वाई में मिला है, जो भी क्रिमिनल या फिर अक्यूज्ड है, कन्विक्टेड पर्सन है, जो भी है, उसे इस पर्टिकुलर क्राइम की जो कंट्री एक्स में हुआ था उसकी डेथ पेनल्टी नहीं देगी, तो ही कंट्री वाई जो है वो एक्स्ट्राडिएट करने की परमिशन
देगा। नेक्स्ट जो स्पेशल केस है वो है रूल ऑफ स्पेशलिटी। रूल ऑफ स्पेशलिटी का क्या मतलब है? सपोज इंडिया ने यूएस से मिस्टर एक्स को एक्स्ट्राडिएट किया। किस क्राइम के लिए? फ्रॉड के क्राइम के लिए। ठीक है, यूएस ने सारे लीगल प्रोसीजर्स फॉलो किए, सब कुछ किया और मिस्टर एक्स को वापस इंडिया एक्स्ट्राडिएट कर दिया। ठीक है, अब जब मिस्टर एक्ट इंडिया आए तब इंडिया में उनके अगेंस्ट में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी कुछ एविडेंस मिल गए। अब इंडिया की जो कोर्ट है वो मिस्टर एक्स के ऊपर सिर्फ और सिर्फ फ्रॉड के चार्जेस पे ही उसे प्रोसिक्यूट कर सकती है। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए वो केस नहीं चला सकते। कब चला सकेंगे? जब वो रिक्वेस्टेड स्टेट मतलब यूएसए से परमिशन ना ले ले मनी लॉन्ड्रिंग के नए चार्जेस के ऊपर मिस्टर एक्स को प्रोसिक्यूट करने की। ठीक है, और या फिर इंडिविजुअल जो है वो वॉलंटरी इंडिया में ही रहे आफ्टर ट्रायल। रूल ऑफ स्पेशलिटी से हम क्या समझ सकते हैं कि जिस पर्सन का एक्स्ट्राडिएट हुआ है आप उसके ऊपर वही चार्जेस पे केस चला सकते हैं जो चार्जेस आपने एक्स्ट्राडिशन की रिक्वेस्ट में शो किए थे। ठीक है, नए चार्जेस अगर आपको लगाना है तो आपको जो रिक्वेस्टेड स्टेट था उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। कुछ ऐसे कॉमन ग्राउंड्स होते हैं जिनके ऊपर जो एक्स्ट्राडिशन की रिक्वेस्ट होती है वो रिजेक्ट कर दी जाती है, और ये जो कॉमन ग्राउंड्स हैं वो हमें कॉमनली ट्रीटीज और कन्वेंशंस में भी देखने मिलते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहला है टाइम बार्ड क्राइम्स। टाइम बार्ड क्राइम का क्या मतलब है वो डिटेल में समझते हैं। सपोज ये कंट्री ए है और यहाँ पर थेफ्ट की जो लिमिटेशन पीरियड है केस फाइल करने की वो कितना है? 5 years। अब जो अक्यूज्ड या कन्विक्टेड पर्सन था वो था मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स जो है वो एक कंट्री बी में मिलता है कब? 6 साल बाद। अगर इस केस में कंट्री ए एक्स्ट्राडिशन की रिक्वेस्ट भेजती है तो वो रिजेक्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कंट्री ए जहां क्राइम कमिट हुआ था वहां इस पर्टिकुलर क्राइम का जो लिमिटेशन पीरियड है वो अब ओवर हो चुका है। टाइम बार्ड क्राइम्स में जो एक्स्ट्राडिशन की रिक्वेस्ट होती है वो रिजेक्ट हो जाती है। अब जो नेक्स्ट ग्राउंड है वो है प्राइमा फेसी एविडेंस। एक्स्ट्राडिशन की जो रिक्वेस्ट है उसमें सफिशिएंट प्राइमा फेसी एविडेंस होना चाहिए जो प्रूव करे कि जो अक्यूज्ड है उसकी गिल्ट बनती है, मतलब उसने क्राइम कमिट किया है। अगर रिक्वेस्टेड स्टेट को लगता है कि सफिशिएंट या रीजनेबल एविडेंस नहीं है तो वो रिक्वेस्ट को कैंसिल कर सकते हैं या रिक्वेस्ट को रिफ्यूज कर सकते हैं। फिर थर्ड दिया हुआ है ग्राउंड जो है वो है पॉलिटिकल ऑफेंडर। एक्स्ट्राडिशन जो है वो जनरली रिफ्यूज कर दिया जाता है ऐसे इंडिविजुअल्स के लिए जिनके ऊपर किसका चार्ज है? पॉलिटिकल ऑफेंसेस का। लेकिन इसमें एक्सेप्शन क्या है? वो जो पॉलिटिकल ऑफेंस है वो सीवियर नेचर की या वायलेंट नेचर की नहीं होने चाहिए। मतलब ये जो एक्सेप्शन है वो टिपिकली अप्लाई नहीं होगा एक्ट ऑफ टेररिज्म पे और या फिर दूसरे वायलेंट क्राइम्स के ऊपर। फिर है ऑफेंसेस ऑफ अ फिजिकल कैरेक्टर। फिजिकल कैरेक्टर का क्या मतलब होता है? फाइनेंशियल क्राइम। अब हिस्टोरिकली क्या होता था? जो कंट्रीज होती थी वो फाइनेंशियल क्राइम्स के लिए एक्स्ट्राडिएट करने से मना कर देती थी। लेकिन मॉडर्न ट्रीटीज में, मॉडर्न कन्वेंशंस में जो ये फाइनेंशियल क्राइम्स हैं उन्हें भी इंक्लूड किया गया, और क्राइम्स जैसे कि टैक्स एविएशन, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे क्राइम्स के लिए भी एक्स्ट्राडिशन अब पॉसिबल है। फिर है मिलिट्री ऑफेंडर्स। जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज होती हैं उसमें जनरली एक्सक्लूड किया जाता है ऐसे ऑफेंसेस को जो प्योरली मिलिट्री नेचर के होते हैं, जैसे कि डिजर्शन मतलब मिलिट्री से भाग जाना, या फिर इनसबॉर्डिनेशन। ठीक है, क्योंकि ये पब्लिक
ऑफेंसेस नहीं है, ये ज़्यादातर जो होते हैं वो मिलिट्री के नेचर के होते हैं, इसलिए इन पर जो है वो एक्स्ट्राडिशन नहीं किया जाता, ये रिफ्यूज़ हो सकता है। फिर अब हम एक्स्ट्राडिशन का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं जो कि ह्यूमन राइट्स रिलेटेड है। क्या एक ऐसा पर्सन जो किसी क्राइम का अक्यूज्ड है या फिर कन्विक्टेड है किसी भी पर्टिकुलर क्राइम के लिए, उसे एक्स्ट्राडिएट करते वक्त उसके ह्यूमन राइट्स का ख्याल रखा जाता है? तो हाँ, उसके ह्यूमन राइट्स का ख्याल रखा जाता है। ठीक है। बैलेंसिंग एक्ट की बात करें तो एक जो स्टेट है उसे बैलेंस करना होगा, उसकी ड्यूटी है एक्स्ट्राडिएट करने की, लेकिन किसके साथ? ह्यूमन राइट्स ऑब्लिगेशन के साथ। मतलब पहली ड्यूटी क्या होगी? जो रिक्वेस्टेड स्टेट है जो एक्स्ट्राडिएट कर रहा है, उसकी पहली ड्यूटी क्या बनी कि उसे जो क्रिमिनल है उसे जस्टिस के सामने लाना है, और दूसरी ड्यूटी क्या बनी कि उसे इंश्योर करना है कि उसके जो भी ह्यूमन राइट्स हैं वो वायलेट ना हो। अगर रिक्वेस्टेड स्टेट को लगता है कि जो पर्सन है उसके ह्यूमन राइट्स वायलेट हो सकते हैं, तो वो एक्स्ट्राडिएट करने से मना कर सकता है। अब ह्यूमन राइट्स के नाम पर किन चीजों का ध्यान रखा जाता है? तो सबसे पहला है रिस्क ऑफ टॉर्चर और अदर क्रूअल, इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट। अगर रिक्वेस्टेड स्टेट को ये लगता है कि जो भी अक्यूज्ड है या कन्विक्टेड पर्सन है उसको टॉर्चर किया जाएगा रिक्वेस्टिंग स्टेट में, या उसके साथ इनह्यूमन या क्रूअल ट्रीटमेंट मिलेगा उसे, तो वो एक्स्ट्राडिशन की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है लैक ऑफ अ फेयर ट्रायल इन द रिक्वेस्टिंग कंट्री। अगर रिक्वेस्टेड जो कंट्री है, जो रिक्वेस्टेड स्टेट है, उसे ऐसा लगता है कि जो कन्विक्टेड या अक्यूज्ड पर्सन है उसको एक फेयर ट्रायल नहीं मिलेगा रिक्वेस्टिंग स्टेट में, और उसके जो ह्यूमन राइट्स हैं उसका वायलेशन होगा, तो वो एक्स्ट्राडिएट करने से मना कर सकता है। फिर अगर रिक्वेस्टेड स्टेट को लगता है कि रिक्वेस्टिंग स्टेट में जो अक्यूज्ड है उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा बेस्ड ऑन रेस, रिलीजन या फिर पॉलिटिकल ओपिनियन, तो भी वो एक्स्ट्राडिएट करने से रिजेक्ट कर सकता है। अब हम वन बाय वन कन्वेंशंस रीड करते हैं जो यूएन के कन्वेंशंस हैं एक्स्ट्राडिशन रिलेटेड। सबसे पहले है यूएन मॉडल ट्रीटी ऑन एक्स्ट्राडिशन। ये यूएन ने क्रिएट की है, लेकिन नॉन बाइंडिंग नेचर की है, मतलब किसी भी कंट्री के ऊपर अप्लाई नहीं होगी, बल्कि ये क्या है, एक तरीके का टेम्पलेट या गाइड की तरह काम करती है। अब इसका काम क्या है? ये हेल्प करती है व्हेन टू कंट्रीज मेक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज। ठीक है। तो ये इस ट्रीटी का ये काम है कि ये मॉडल ट्रीटी को यूज किया जाए जब दो कंट्री आपस में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी बना रही हैं, तब जिससे क्या होगा, एक स्मूथ प्रोसीजर फॉलो हो। ठीक है। की प्रोविजंस क्या है? एक्स्ट्राडिएट और प्रोसिक्यूट प्रिंसिपल। देखो हमने ये ऑलरेडी भी डिस्कस किया कि अगर कोई भी ऐसा पर्सन है जो अक्यूज्ड है या फिर कन्विक्टेड पर्सन है किसी भी क्राइम के लिए, और वो आपकी कंट्री में मिलता है, और जिस कंट्री में उसने ये क्राइम किया था उसके साथ आपकी कोई भी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है, तो भी आपकी एक ड्यूटी बनती है कि या तो आप उसे एक्स्ट्राडिट कर दो या फिर आप उसे अपने लॉज के हिसाब से प्रोसिक्यूट करो। मतलब कोई भी क्रिमिनल जो है वो किसी भी तरीके से जस्टिस से बचना नहीं चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल कौन सा है? डुअल क्रिमिनलिटी। ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, लेकिन इसमें ये जो ट्रीटी थी इसमें डुअल क्रिमिनलिटी को थोड़ा और क्लियरली एक्सप्लेन किया गया। इसमें ये ऐड किया कि दोनों ही कंट्रीज में, कंट्री ए और कंट्री बी में, वो क्राइम तो होना ही चाहिए और दोनों ही जगह एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट होनी ही चाहिए। मतलब पेटी ऑफेंसेस के लिए या क्राइम के लिए एक्स्ट्राडिशन नहीं किया जाएगा। फाइन। फिर है पॉलिटिकल ऑफेंसेस को एक्सेप्शन में रखा गया। अब जो नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पावरफुल कन्वेंशन है इस टॉपिक रिलेटेड, वो है यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ये जो पर्टिकुलर कन्वेंशन है इसका मेन पर्पस क्या था? प्रमोट करना इंटरनेशनल लेवल पर कोऑपरेशन हो जिससे कि साथ मिलकर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से डील किया जाए। ठीक है। अब
इसमें एक्स्ट्राडिशन की प्रोविजन रिलेटेड बात करें तो इसमें स्कोप जो था वो काफ़ी ब्रॉड नेचर का था, क्योंकि जो ऑफेंसेस कवर किए गए थे वो काफ़ी यूनिक थे, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस। फिर है एक्स्ट्राडिशन एज लीगल बेसिस। अब ये जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है इस कन्वेंशन का, कि सपोज कंट्री ए, बी, सी, डी, ये सब कंट्रीज हैं, ठीक है, और ये सभी इस कन्वेंशन का पार्ट है। लेकिन ए बी के बीच में कोई भी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है। तो भी एक्स्ट्राडिशन हो सकता है क्योंकि वो इस कन्वेंशन का पार्ट है, ठीक है। अलाउ करता है कन्वेंशन इटसेल्फ टू बी यूज्ड एज अ लीगल बेस फॉर एक्स्ट्राडिशन इफ नो बायलैटरल ट्रीटी एग्जिस्ट। फिर फ्लेक्सिबिलिटी ऑन डुअल क्रिमिनलिटी, कि जो नाम है वो सेम होना जरूरी नहीं है, कंडक्ट सेम होना जरूरी है। स्टेट जो है वो इंटरप्रिटेट कर सकते हैं डुअल क्रिमिनलिटी को उस कंडक्ट के बेस पे, नाम होना सेम जरूरी नहीं है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट कन्वेंशन है वो है यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन। ये इंटरनेशनल लेवल पे एकमात्र ऐसी लीगली बाइंडिंग कन्वेंशन है जो किसके रिलेटेड है, एंटी करप्शन के रिलेटेड, ठीक है। इसके एक्स्ट्राडिशन प्रोविजंस क्या हैं, इसने क्या किया, कुछ एक्स्ट्राडिएटेबल ऑफेंसेस को मैंडेटरी बनाया, मतलब रिक्वायर किया स्टेट को कि जो वाइड रेंज ऑफ करप्शन ऑफेंसेस हैं उन्हें आपको एक्स्ट्राडिटेबल बनाना होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्राइबरी या फिर एम्बेल्समेंट, फाइन। फिर फिजिकल ऑफेंस, ये भी एक्सप्लिसिटली मेंशन किया गया इस कन्वेंशन में कि आप सिर्फ और सिर्फ इस बेसिस पे एक्स्ट्राडिशन को इसलिए रिफ्यूज नहीं कर सकते क्योंकि जो ऑफेंस है वो फिजिकल नेचर का है। फिर ये हमने पहले रीड किया, क्या दिया हुआ है, एक्स्ट्राडिएट एंड प्रोसिक्यूट का प्रिंसिपल इस पर्टिकुलर कन्वेंशन में भी रीअफर्म किया गया। यूएन के कुछ एंटी टेररिज्म कन्वेंशंस भी हैं, जैसे कि इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सप्रेशन ऑफ टेररिस्ट बॉम्बिंग। ये रिक्वायर किया गया कि जो स्टेट हैं, जो कंट्रीज हैं, उन्हें टेररिस्ट बॉम्बिंग को एक एक्स्ट्रा डिटेबल ऑफेंस की तरह देखना होगा। साथ ही साथ इसका एम क्या था कि कोई भी ऐसा पर्सन जिसने ऐसा कोई क्राइम कमिट किया है वो दूसरी कंट्रीज में जाकर अपना सेफ हेवन ना बनाए। उसके बाद दूसरी कन्वेंशन क्या है, इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सप्रेशन ऑफ द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, जिसमें ये ऑब्लाइज किया गया स्टेट को कि या तो वो प्रोसिक्यूट करे या तो वो एक्स्ट्राडिएट करे जो भी इंडिविजुअल है जो कि अक्यूज्ड है फंड करने के लिए टेररिज्म को। अब हम एक्स्ट्राडिशन रिलेटेड इंडिया का फ्रेमवर्क समझते हैं। तो इंडिया में एक्ट कौन सा है जो एक्स्ट्राडिशन को गवर्न करता है, एक्स्ट्राडिशन एक्ट 1962, जिसे एक बार अमेंड किया गया है और वो अमेंडमेंट आया था 1993 में, ठीक है। अगर हम अभी के गवर्नमेंट डेटा के अकॉर्डिंग बात करें तो इंडिया की 48 कंट्रीज के साथ ट्रीटी साइंड है एक्स्ट्राडिशन की, और 12 कंट्रीज के साथ एक्स्ट्राडिशन अरेंजमेंट्स हैं। इसके बाद जो इंडिया का फ्रेमवर्क है वो यूएन ट्रीटीज में जो प्रिंसिपल दिए हुए हैं उससे गाइडेड है। की एजेंसीज की बात करें तो जो भी एक्स्ट्राडिशन की रिक्वेस्ट आती है इंडिया में वो सबसे पहले किसके पास आती है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के पास, और जो उस पे हैंडल करता है ऑपरेशनल एक्सपेक्ट्स वो कौन है, सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब जो ये दोनों एक्ट थे उसके की प्रोविजन समझते हैं। तो सबसे पहले एक्स्ट्राडिशन एक्ट 1962, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ये एक्ट गवर्न करता है एक्स्ट्राडिशन फॉर ऑफेंसेस जो पनिशेबल हैं बाय एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। डुअल क्रिमिनलिटी जो है वो इस एक्ट का फाउंडेशनल प्रिंसिपल है, एक्सप्लिसिटली मेंशन किया हुआ है सेक्शन 2 सब सेक्शन सी में, और ये एक की फीचर भी है जो ऑलमोस्ट हर एक इंडिया की ट्रीटी में भी लिखा हुआ है। एक्स्ट्राडिटेबल ऑफेंसेस, ये एक्ट जो है वो स्पेसिफिकली मेंशन करता है कि कौन से ऑफेंसेस जो है वो एक्स्ट्राडिटेबल नेचर के होंगे, जो कहाँ लिस्टेड है, शेड्यूल 1 में, और डिफाइन किए गए हैं बाय द रिलेवेंट ट्रीटी।
फिर पॉलिटिकल ऑफेंसेस को एक्सेप्शन रखा गया है। एक्ट ने जनरली एक्सक्लूड किया है पॉलिटिकल ऑफेंसेस को, बट मॉडर्न जो इंटरप्रिटेशन है और 1993 के अमेंडमेंट के बाद ये क्लैरिफाई किया गया कि जो सीरियस क्राइम होंगे जैसे कि टेररिज्म, उन्हें पॉलिटिकल कंसिडर नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नॉन एक्स्ट्राडिशन ऑफ नेशनल्स। सी 1962 के एक्ट में कहीं पर भी एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिट नहीं किया गया था कि इंडिया का जो भी नेशनल होगा उसे एक्स्ट्राडिट नहीं किया जाएगा, पर हमें ये प्रोविजन जो है वो काफी सारी ट्रीटीज जो इंडिया की ओल्ड ट्रीटीज थी एक्स्ट्राडिशन रिलेटेड उसमें देखने मिला। अगर हम अब मॉडर्न ट्रीटीज के हिसाब से आज की बात करें तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन जो इंडिया का नेशनल है उसे भी एक्स्ट्राडिक्ट किया जा सकता है। प्रोसेस डिस्कस करें तो जो एक्स्ट्राडिशन का प्रोसेस है उसमें इन्वॉल्व होगी मजिस्ट्रेट की इंक्वायरी जो इंश्योर करेगा कि एक फेयर जुडिशियल रिव्यू रहे, लेकिन जो फाइनल पॉलिटिकल डिसीजन होगा वो किसके थ्रू होगा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है, अब बात करते हैं एक्स्ट्राडिशन जो अमेंडमेंट किया गया था 1993 में उसकी। इसका पर्पस क्या था, अमेंडमेंट किसके लिए किया गया था, जिससे लॉ को थोड़ा मॉडर्नाइज किया जा सके और एड्रेस किए जा सके ऐसे थ्रेट जो अब सोसाइटी में बढ़ रहे हैं जैसे कि इकोनॉमिक क्राइम्स या फिर टेररिज्म। अब अमेंडमेंट ने क्या किया, इकोनॉमिक और टेररिज्म रिलेटेड जो ऑफेंस थे वो इसमें ऐड किए जो पहले एक्सप्लिसिटली कवर नहीं थे। ये एक क्रूशियल चेंज था। क्या, फिस्कल ऑफेंसेस। अमेंडमेंट ने रिमूव किया फिस्कल ऑफेंस को एज अ ग्राउंड ऑफ रिफ्यूजल और अलाउ किया कि एक्स्ट्राडिशन किया जा सकता है अगर टैक्स इवेडर का केस है या फिर फाइनेंशियल क्रिमिनल है वो तो। फिर है स्ट्रीमलाइंड प्रोसीजर। अमेंडमेंट ने क्या किया, जो प्रोसेस था उसे थोड़ा सा सिंपल कर दिया फॉर कंट्रीज विथ विच इंडिया की ट्रीटी साइन है एक्स्ट्राडिशन के लिए। टेररिज्म फोकस, एक्सप्लिसिटली एक्सक्लूड किया टेररिज्म को पॉलिटिकल ऑफेंसेस से जो कि एक एक्सेप्शन है, और जिसने रिफ्लेक्ट किया कि इंडिया जो है वो टेररिज्म के खिलाफ कोई भी चीज जो है हैंडल नहीं करेगी। ठीक है, अगर स्टैट्स की बात करें तो 2019 के अकॉर्डिंग 178 रिक्वेस्ट आई थी और जिसमें से 23 सक्सेसफुल एक्स्ट्राडिशन किए गए हैं। अब हम कुछ केस लॉज डिस्कस करते हैं एक्स्ट्राडिशन रिलेटेड। ये सारे जो हैं वो लैंडमार्क केसेस हैं। ठीक है, वन बाय वन इन्हें डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला केस है अबू सलीम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2011। इस केस में जो प्रिंसिपल यूज हुआ था वो है रूल ऑफ स्पेशलिटी। ये केस रूल ऑफ स्पेशलिटी को समझाने के लिए सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है जो इंडिया का केस है, जिसमें अबू सलीम को एक्स्ट्राडिक्ट किया गया था पोर्टुगल से 2005 में। ठीक है, जहां पर पोर्टुगल ने ये कंडीशन रखी थी कि जो चार्जेस आप रिक्वेस्ट में मेंशन कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चार्जेस के लिए ही अबू सलीम को प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। जब इंडियन अथॉरिटी ने नए चार्जेस लगाने की कोशिश की तो सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया, सुप्रीम कोर्ट रूल दैट सलीम जो कि एक्स्ट्राडिएट किया गया है फ्रॉम पोर्टुगल could only be trial for the specific offenses जो कि लिस्टेड है एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी में। ठीक है, नेक्स्ट केस है दया सिंह लाहौरिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2001। इसमें प्रिंसिपल कौन सा यूज हुआ, इंटरनेशनल कोऑपरेशन। सुप्रीम कोर्ट ने ये एम्फेसाइज किया कि जो एक्स्ट्राडिशन है वो एक टूल है इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए, जो ये इंश्योर करता है कि कोई भी क्रिमिनल सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि उसने क्राइम करने के बाद उस कंट्री की बॉर्डर को पार कर लिया है और वो जस्टिस से बच जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, इंश्योरिंग क्रिमिनल्स कांट एस्केप जस्टिस बाय फ्लीइंग बॉर्डर्स। उसके बाद जो केस है वो है विजय माल्या केस। इस केस में जो प्रिंसिपल यूज हुआ है वो है डुअल क्रिमिनलिटी और ह्यूमन राइट्स। यूके के कोर्ट ने ये असेस किया कि जो चार्जेस विजय माल्या के ऊपर लगाए गए हैं वो कौन से हैं, एक तो मनी लॉन्ड्रिंग और दूसरा है एलिगेशन ऑफ फ्रॉड। तो क्या वो यूके में भी क्राइम है, तो हाँ वो यूके में भी क्राइम था, लेकिन कोर्ट ने क्या कंसिडर किया कि जो
क्लेम्स हैं पोटेंशियल ह्यूमन राइट्स वायलेशन के इन इंडियन प्रिजन्स, जिसकी वजह से एक्स्ट्राडिशन को कैंसिल कर दिया गया या रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद है सीजी मोहन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। इसमें जो प्रिंसिपल यूज हुआ है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी का। सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिक्लेयर किया कि जो ब्रिटिश एरा के एक्स्ट्राडिशन लॉज हैं वो अब इनवैलिड माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो इंडिया का एक्स्ट्राडिशन फ्रेमवर्क होना चाहिए वो कॉन्स्टिट्यूशन के कंसिस्टेंट में होना चाहिए। अब डिस्कस करते हैं कुछ फॉरेन और इंटरनेशनल केस लॉज को। सबसे पहला केस है सोरिंग वर्सेस यूनाइटेड किंगडम। इस केस में जो प्रिंसिपल यूज हुआ है वो है ह्यूमन राइट एक्सेप्शन, और वो भी किस रिलेटेड? डेथ रो फिनोमिना रिलेटेड। अब इसमें आईसीएचआर यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स ने क्या कहा कि एक जो पर्सन होता है जो बहुत टाइम से एक डेथ रो में वेट कर रहा है, उसको सफर करना पड़ता है साइकोलॉजिकल अटैक से, एंजाइटी से, जो कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। ठीक है, अब इस केस में हुआ क्या था? सोरिंग जो पर्सन था उसने मर्डर किया था, और मर्डर करने के बाद, मर्डर भी कहाँ किया था? यूएसए में। मर्डर करने के बाद वो कहाँ भाग गया था? यूके में। फिर यूएसए ने उसका एक्स्ट्राडिशन मांगा। एक्स्ट्राडिशन करने के लिए जो यूरोपियन कोर्ट थी उसने मना कर दिया, ब्लॉक किया उसे, ये रूलिंग देते हुए कि जो प्रोलॉन्ग्ड साइकोलॉजिकल सफरिंग होती है डेथ रो में वो ह्यूमन राइट्स के वायलेशन के खिलाफ है। इस पर्टिकुलर केस में एक प्रेसिडेंट सेट हुआ कि कोई भी स्टेट ऐसी कंट्री में किसी भी इंडिविजुअल का एक्स्ट्राडिएट नहीं करेगी जहां पर एक क्रेडिबल रिस्क है ह्यूमन वायलेशन का, फिर भले ही दोनों कंट्री के बीच में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी भी साइन क्यों ना हो। ठीक है, नेक्स्ट केस है आर वर्सेस बो स्ट्रीट मैजिस्ट्रेट एक्स पार्टे पिनोकेट उबरते। ये पर्टिकुलर केस किस प्रिंसिपल के लिए कॉर्नरस्टोन है? यूनिवर्सल जुरिस्डिक्शन फॉर इंटरनेशनल क्राइम्स। मतलब इसमें ये कहा गया कि जो स्टेट है उन्हें अलाउ होता है कि वो प्रोसिक्यूट कर सकती हैं किसी इंडिविजुअल को अगर कोई ऑफेंस है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रेव नेचर के हैं, जैसे कि टॉर्चर या जीनोसाइड। ठीक है, रिगार्डलेस कि वो जो क्राइम है वो किसी भी स्टेट में हुआ हो। साथ ही हो सकता है कि जो नेशनैलिटी है विक्टिम की वो कुछ और हो, या फिर जो अक्यूज्ड है उसकी नेशनैलिटी कुछ और हो। मतलब एक यूनिवर्सल जुरिस्डिक्शन की रिलेटेड यहाँ पर बात थी अगर इंटरनेशनल क्राइम इन्वॉल्व है तो। नेक्स्ट केस है यूनाइटेड स्टेट वर्सेस अल्ब्रेज मैकचेन। ये जो केस है वो काफी कंट्रोवर्शियल नेचर का है। किससे डील किया था इस केस ने? लीगैलिटी ऑफ अबडक्शन वर्सेस एक्स्ट्राडिशन। मतलब हुआ क्या था, जो ये पर्सन है उसे फोर्सिबली अबडक्ट किया गया था बाय यूएस एजेंट्स, और ये एक मिहिकन नेशनल था। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन ये था कि अगर आप किसी को फोर्सफुली अबडक्ट कर रहे हो किसी दूसरी कंट्री से और जो वायलेट कर रहा है एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी को, तो क्या उस पर्सन को अब जिस कंट्री ने वायलेशन किया है ट्रीटी का उसमें प्रोसिक्यूट किया जा सकता है? तो इस पर्टिकुलर केस में ऐसा कहा था कि वो बार नहीं करेगा प्रोसिक्यूशन से इन दी यूएस, और उसे प्रोसिक्यूट किया गया। जो नेक्स्ट केस है री कैस्टियोनी, वो एक इम्पॉर्टेंट केस है पॉलिटिकल ऑफेंस रिलेटेड। अब इस केस में हुआ क्या था समझो। जो मार्टिनो कैस्टियोनी थे उन्होंने क्या किया था? पहले तो वो एक स्विस सिटीजन थे और फ्लू कर गए थे यूके में। कब? एक फेल्ड इंस्यूरेशन के बाद। ठीक है, जो उन्होंने कहाँ किया था? स्विट्जरलैंड में। और एक पर्सन को शॉट किया था और वो मर गया था। तो स्विट्जरलैंड ने क्या किया? यूके से एक्स्ट्राडिशन मांगा। यूके ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि यूके के अकॉर्डिंग वो एक्ट जो था वो कैरिड आउट किया गया था एज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस और इंस्यूरेशन। ठीक है, ये लैंडमार्क केस है पॉलिटिकल ऑफेंस के रिलेटेड।
यहाँ हमारा एक्स्ट्राडिशन टॉपिक अच्छे से कवर हो गया है। अगर आपको स्टिल कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है असाइलम। असाइलम का क्या मतलब होता है? जब एक स्टेट प्रोटेक्शन ग्रांट करता है किसी भी इंडिविजुअल को जो फ्ली करके आ रहा है, भाग कर आ रहा है फ्रॉम प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन को हिंदी में समझे तो मतलब कि अत्याचार हो रहा था उसके ऊपर उसकी कंट्री में, और वो वहां से भागकर जब दूसरी कंट्री में जाता है और दूसरी कंट्री उसे प्रोटेक्शन देती है तो उसे कहते हैं असाइलम। ठीक है, इसका ओरिजिन कहाँ से है? ग्रीक वर्ड असाइलिया से। इसका मतलब इनवोएबल प्लेस। इनवोएबल प्लेस मतलब वेयर नोबडी विल गेट हर्ट। इसका मतलब क्या कि जहां कोई भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, की एलिमेंट क्या है? शेल्टर मिलता है डेंजर से। प्रोसिक्यूशन था, वो पर्सन जो था वो डेंजर में था, वो वहां से भाग के आया, फ्ली करके आया और आपने उसे शेल्टर दिया। दूसरा, एक्टिव प्रोटेक्शन फ्रॉम दी स्टेट। स्टेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ शेल्टर ही नहीं देता बल्कि एक एक्टिव प्रोटेक्शन भी देता है, लीगली भी और फिजिकली भी। लीगल फाउंडेशंस एंड राइट्स की बात करें तो ये एक स्टेट का राइट है। मतलब स्टेट के पास एक सोवरेन पावर होती है कि वो डिसाइड कर सकता है कि उसे किस इंडिविजुअल को असाइलम देना है और किसको नहीं देना। इस डिसीजन पे किसी और का कोई भी फोर्स नहीं होगा। दूसरा, इंडिविजुअल राइट। एक इंडिविजुअल का राइट है कि उसे असाइलम मिले, लेकिन ये कोई इनहेरेंट राइट नहीं है। ये इनहेरेंट राइट नहीं है। कोई भी पर्सन जो है वो असाइलम के लिए सीक कर सकता है, मतलब रिक्वेस्ट कर सकता है। एक्सेप्ट होगा नहीं होगा वो डिपेंड करता है। आर्टिकल 14 यूडीएचआर में भी दिया हुआ है राइट टू सीक इट। मतलब आप असाइलम के लिए सीक कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। लीगल बेसिस इसके क्या है? इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं जैसे कि रेफ्यूजी कन्वेंशंस, और डोमेस्टिक लॉज हैं जैसे कि इंडियाज फॉरेनर्स एक्ट 1946, जिसके थ्रू क्या किया जाता है? फॉरेनर्स की एंट्री, एग्जिट, स्टे, इन सब चीजों को गवर्न किया जाता है। इंडिया में असाइलम के रिलेटेड एज सच कोई भी स्पेसिफिक लॉ नहीं है। की ड्यूटी क्या है? स्टेट के ऊपर एक ड्यूटी होती है कि वो किसी टेररिस्ट को असाइलम ना दे। दो फॉर्म्स ऑफ असाइलम होते हैं। पहले टेरिटोरियल, ये सबसे कॉमन टाइप का है, ग्रांट किया जाता है विद इन अ स्टेट्स ओन बॉर्डर। मतलब कि जो असाइलम दिया गया है वो स्टेट के खुद के जो बॉर्डर के अंदर दिया गया है। एग्जाम्पल, इंडिया ने ग्रांट किया था असाइलम टू दी दलाई लामा। फिर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम जो कि स्टेट की टेरिटरी से बाहर ग्रांट किया जाता है। ठीक है, जैसे कि डिप्लोमेटिक असाइलम जो कि ग्रांट किया जाता है विद इन अ एम्बेसी। इंपॉर्टेंट नोट क्या है कि इंडिया जो है वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम को रिकॉग्नाइज नहीं करता। इंडिया और असाइलम के रिलेशन की बात करें तो कोई ऐसा स्पेसिफिक लॉ अभी तक इंडिया में नहीं है असाइलम रिलेटेड। गवर्निंग लॉज की बात करें तो अभी फिलहाल के लिए जो हैंडल किया जाता है असाइलम को वो किया जाता है अंडर फॉरेनर एक्ट 1946 और एक्स्ट्राडिशन एक्ट 1962। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन जो गवर्नमेंट का डिसीजन होता है ये कि ग्रांट किया जाएगा असाइलम या नहीं, तो वो डिस्क्रिशनरी बेसिस पे होता है, गवर्नमेंट के मर्जी के ऊपर है। ये कोई लीगल राइट नहीं है इंडिविजुअल का। यूएनएचसीआर जो है वो इंडिया में भी एप्लीकेबल है, जो रजिस्टर करता है असाइलम सीकर्स को इंडिया में और उन्हें रेफ्यूजी का स्टेटस देता है। लेकिन ऑल्दो ये क्या है, इंडिया के गवर्नमेंट के ऊपर लीगली बाइंडिंग नहीं है। की एस्पेक्ट्स देखें इंडिया की पॉलिसीज का असाइलम रिलेटेड, तो इंडिया जो है उसकी एक लॉन्ग हिस्ट्री रही है। उसने काफी सारे रिफ्यूजीज को ऑफर किया है ऑन द बेस्ड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स। केस बाय केस अप्रोच रहता है। हिस्टोरिकल एग्जाम्पल से समझे तो इंडिया ने हिस्टोरिकली प्रोवाइड किया है रिफ्यूजीज टू लार्ज ग्रुप्स, जिसमें कौन इंक्लूड होते हैं? टिबेटियंस, श्रीलंकन तमिल्स और चकमास फ्रॉम बांग्लादेश। अब हम डिस्कस करते हैं कि असाइलम और एक्स्ट्राडिशन के बीच में क्या डिफरेंस है। असाइलम का प्राइमरी पर्पस क्या था? प्रोटेक्शन देना उस पर्सन को जो वो अपनी होम कंट्री से भाग कर आया है बिकॉज ऑफ डेंजर और प्रोसिक्यूशन। यही हमने एक्स्ट्राडिशन का क्या प्राइमरी पर्पस देखा था? सरेंडर करना उस पर्सन को जिसने किसी दूसरी कंट्री में क्राइम कमिट किया है। ठीक है, जिससे कि उसे सेंटेंस मिल सके उसके क्राइम के लिए। लीगल बेसिस क्या है? ये जनरली किसके ग्राउंड पे होता है? ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे। और
दूसरा क्या है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ। ठीक है, ये किस पे बेस्ड होता है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन और बायलैटरल ट्रीटीज पे। नेचर ऑफ ऑफेंस क्या है इसमें, टिपिकली फ्ली हो रहा है फॉर अ पॉलिटिकल ऑफेंस, प्रोसिक्यूशन और ह्यूमन राइट्स वायलेशन। यहाँ पर इंडिविजुअल जो है वो अक्यूज्ड है एक कॉमन क्राइम के लिए, जैसे कि मर्डर, फ्रॉड, ड्रग ट्रैफिकिंग, और वो पनिशेबल है दोनों ही कंट्री में। फिर पार्टीज कौन इन्वॉल्व होगी, एक तो इंडिविजुअल जो असाइलम मांग रहा है और दूसरा होस्ट कंट्री या होस्ट स्टेट जो असाइलम दे रहा है। इसमें एक रिक्वेस्टिंग स्टेट जो रिक्वेस्ट कर रहा है एक्स्ट्राडिशन के लिए, और एक रिक्वेस्टेड स्टेट जो एक्स्ट्राडेट करेगा। फिर है लीगल राइट्स, इंडिविजुअल के पास राइट है कि वो सीक कर सकता है असाइलम, उसका इनहेरिटेंट राइट नहीं होगा वो। ठीक है, फिर रिक्वेस्टिंग स्टेट के पास लीगल राइट होता है कि वो रिक्वेस्ट कर सकता है अगर वैलिड ट्रीटी है तो। रिक्वेस्टेड स्टेट जो है उसके पास लीगल ऑब्लिगेशन होगा कि उसे वो कंप्लाई करना पड़ेगा कंडीशंस के साथ। आउटकम क्या होता है, असाइली जो है वो ग्रांट किया जाता है उसे रिफ्यूजी का स्टेटस एंड प्रोटेक्शन, प्रिवेंटिंग देयर रिटर्न टू देयर होम कंट्री। और यहाँ पर क्या है, एक्स्ट्राडिशन में आउटकम इंडिविजुअल जो है वो फिजिकली हैंडओवर कर दिया जाता है रिक्वेस्टिंग स्टेट को, जिससे कि वो लीगल प्रोसीडिंग को फेस कर सके। यहाँ हमारा थियोरेटिकल पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम कुछ एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू है मैच द फॉलोइंग, जहाँ पर यहाँ नेम ऑफ द केसेस दे रखे हैं और यहाँ पर जो प्रिंसिपल प्रोपाउंड हुए हैं उनमें वो दिए हुए हैं। सबसे पहला केस है कारोलाइन केस, दूसरा नोतेबाहम केस, री कैस्तियोनी केस और यूएस वर्सेस राउशायर केस। नोतेबाहम केस हमने पढ़ा है नेशनैलिटी रिलेटेड है, करेक्ट आंसर क्या होगा, इफेक्टिव नेशनैलिटी। फिर कैस्टियोनी केस में अभी अभी हमने क्या रीड किया था, कैस्टियोनी केस किसके रिलेटेड था, नॉन एक्स्ट्राडिक्शन ऑफ पॉलिटिकल क्रिमिनल्स। फिर कारोलाइन केस जो है वो सेल्फ डिफेंस रिलेटेड है, एंड यूएस वर्सेस राउशायर जो है वो रूल ऑफ स्पेशलिटी रिलेटेड। करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। एमसीक्यू नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, मैच द फॉलोइंग, सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ, रिकॉग्निशन, एक्स्ट्राडिशन और असाइलम। और नेम ऑफ द केसेस में क्या दिया है, हाया देला टोरा केस, री कैस्टियोनी केस, अंतरजाजू मेंडी केस और यूएस वर्सेस स्कूनर केस। तो हमने अभी जो एक्स्ट्राडिशन में केस पढ़ा वो कौन सा था, री कैस्टियोनी केस। ठीक है, फिर असाइलम का जो केस है वो है हायला देरा तोरा केस। रिकॉग्निशन के टाइम पर जब हमने रिकॉग्निशन टॉपिक रीड किया था तो हमने एक केस रीड किया था जो था अंतरजाजू मेंडी केस, और सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ का केस है यूएस वर्सेस स्कूनर। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। एमसीक्यू नंबर 3, सुप्रीम कोर्ट ने इनमें से किस केस में ये जजमेंट दिया था कि जो एक्स्ट्राडिशन है फॉरेन स्टेट के साथ वो किससे गवर्न होगा, बाय ट्रीटीज और अरेंजमेंट मेड एक्सेप्ट इन एक्सेप्शनल केसेस। ऑप्शन क्या है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस शोवा विठल कोल्टे, फिर टी वायलान वर्सेस द रजिस्ट्रार SHRC चेन्नई, स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस CG मेनन, फिर NC दोंदेल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। Option number C is the correct answer. MCQ number 4. Which of the following is the most significant legal distinction between a state decision to grant asylum and its decision to grant extradition? पहला क्या है, asylum जो है वो एक mandatory obligation है under international law, while extradition जो है वो एक voluntary act of comity है। गलत है ये, क्योंकि asylum जो है वो mandatory obligation नहीं है। फिर असाइलम जो है वो प्राइमरली कंसर्न्ड होता है विद द पॉलिटिकल एंड ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, वेयरएज जो एक्स्ट्राडिशन है वो फोकस करता है ऑन कॉमन क्राइम एंड लीगल ऑब्लिगेशन अंडर अ ट्रीटी। ठीक है, असाइलम जो है वो ग्रांट किया जा सकता है टू द कंट्रीज ओन सिटीजन, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये गलत है। द प्रिंसिपल ऑफ डुअल क्रिमिनलिटी इज अ प्री रिक्विजिट फॉर असाइलम बट नॉट एक्स्ट्राडिशन, ये भी गलत है। करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर हमने एक्स्ट्राडिशन एंड असाइलम को थॉरली कवर कर लिया है। आई होप अब ये टॉपिक आपका भी अच्छे से कंप्लीट हो गया हो। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप अ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू विद्यालय एकेडमी। ऑल्सो हिट द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड स्टडी वेल।